नमस्कार। आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑन करते हैं, इंटरनेट चालू करते हैं और आपके पास आपकी फीड में ढेर सारे एप्लीकेशंस के डाउनलोड करने की सजेशन आ जाती है। आप ये कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और उससे संबंधित ढेर सारे ऐप आपकी फीड में आने शुरू हो। आप उन एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, अपने मोबाइल, लैपटॉप का हिस्सा बना लेते हैं। आपकी इसी आदतों ने, आपके इसी व्यवहार ने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन या अन्य प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाला देश बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात फिक्की और ईवाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ईवाई जो कि एक प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनी है, उन दोनों के ज्वाइंट वेंचर द्वारा पब्लिश मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर जो रिपोर्ट है उसमें ये बात सामने है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट से भारत के लिए क्या संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसके बीच में वे फॉरवर्ड क्या है, यानी आगे का रास्ता क्या है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले फिक्की और ईवाई ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 तक भारत में 2.78 ट्रिलियन एप्लीकेशंस डाउनलोड हो चुके हैं। 2.78 ट्रिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुके हैं। कितनी बड़ी संख्या। ये डाउनलोड करने की जो वृद्धि है, जो स्तर है, वो 9% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। यानी हर साल 9% और अधिक एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहे हैं, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप का हिस्सा बन रहे हैं। ये बात इतनी साधारण नहीं है, ये बात इतनी सिंपल भी नहीं है। इस बात के पीछे बहुत सारे तथ्य छुपे हैं। ये रिपोर्ट कहता है कि भारत में 500 मिलियन लोग सोशल मीडिया के एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, यानी कि 50 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट दूसरी बात कहता है कि भारत चीन के बाद सर्वाधिक एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला दूसरा देश बन गया है। इस मामले में अगर आप डेटा से जाएंगे, रिपोर्ट कहता है कि भारत में 2023 में 26 बिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड किए गए। 2024 में यह संख्या 25 बिलियन थी और फिर 2025 में संख्या बढ़ के 26 बिलियन हो जाती है। इसकी तुलना आप दुनिया के अन्य देशों जैसे यूएसए से करेंगे तो 2023 में यूएसए में सिर्फ 13 बिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड हुए, 24 में भी 13 बिलियन ही हुए और 25 में भी 13 बिलियन हुए, यानी भारत से आधा। ब्राजील में यह संख्या 10 बिलियन 2023 में, 10 बिलियन 2024 में और 9 बिलियन 2025 में। ये अन्य प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का डेटा है। भारत में 2025 में भारत की कुल आबादी का 34% जो आबादी है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि हमारी 1/3 आबादी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की आबादी का वह हिस्सा जो 18 वर्ष से ऊपर है वो 44% सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी आबादी लगभग जो 18 वर्ष से ऊपर है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। इस रिपोर्ट में एक और अलार्मिंग, खतरनाक संकेत है और वो जुड़ा है हमारे स्क्रीन टाइम के साथ। भारत के लोग स्क्रीन टाइम के मामले में दुनिया के अन्य देशों से कहीं आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। अगर भारत की कुल आबादी के द्वारा प्रयोग किए गए कुल स्क्रीन टाइम को हम देखेंगे तो उस हिसाब से 2023 में भारत ने 1 ट्रिलियन आवर इन प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल की, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन पे इस्तेमाल किए। 2024 में ये बढ़ के 1.13 ट्रिलियन आवर हो गया। 2025 में ये बढ़ के 1.23 ट्रिलियन आवर हो गया। ये ग्रोथ रेट है भारत के स्क्रीन टाइम का। इसकी तुलना आप इंडोनेशिया या अमेरिका से करना चाहेंगे तो इंडोनेशिया में 0.38 ट्रिलियन आवर लोग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यूएसए में सिर्फ 0.37 ट्रिलियन आवर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। औसतन एक भारतीय, अगर आप उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो 6 घंटे स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करता है, यानी कि 24 घंटे कुल जो हमारे पास ईश्वर की दी हुई समय है उसका 6 घंटे लगभग हम लोग स्क्रीन टाइम में बेकार कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम में हम लोग खत्म कर रहे हैं। एक भारत के लिए बड़ा खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। उस लिंक पर जाकर आप सोशल मीडिया और इनके इस्तेमाल के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। रिपोर्ट यह भी कहता है कि भारतीय जो स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 60% हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, यानी हमारे कुल इस्तेमाल किए गए समय का सबसे ज्यादा समय इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। 19% हम कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और 12% बिजनेस एप्लीकेशन और 10% अन्य चीजों का। और एक और खतरनाक ट्रेंड इसके अंदर है, जो हम ये स्क्रीन टाइम दे रहे हैं उसमें भी 10% की वार्षिक वृद्धि देखी जा रही है, यानी हर साल पिछले साल की तुलना में हम 10% और अधिक समय इन प्लेटफॉर्म पे, इन एप्लीकेशन पे गुजार रहे हैं। ये भारत के लिए सोचनीय और चिंतनीय बात है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला तो नकारात्मक प्रभाव यही है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जो आपके लिए एक क्लिक भर है, वो भारत के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उपलब्ध है उनमें
97% हिस्सा भारतीय नहीं है। सिर्फ 3% जो वहाँ एप्लीकेशन है वो भारत के लोगों के द्वारा पब्लिश किए गए। 97% जो हिस्सा है वो भारतीय नहीं है। और चूंकि ये एप्लीकेशन भारतीय नहीं है तो इनके डाउनलोड करने के बाद जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो टैक्स जनरेट होता है, उसका 91% हिस्सा इस देश से बाहर चला जाता है। सिर्फ 9% हिस्सा इस देश में रुकता है। यानी आपके द्वारा, आपकी इन आदतों के द्वारा जो टैक्स जनरेट हो रहा है उससे भी भारत को बहुत फायदा ना हो रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात इसमें है, जो कुल डाउनलोड एप्लीकेशन भारत में हो रहे हैं, कुल डाउनलोड न कि उपलब्ध, उसमें 37% जो एप्लीकेशन है वो भारत के अपने हैं। तो हम ये जानते हैं कि रिपोर्ट की सकारात्मक बातें क्या है। रिपोर्ट ये कहता है कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन का विकास हो रहा है। भारत के अंदर तेजी से जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, तो इससे भारत के अंदर जो डिजिटल डिवाइड थी, यानी कि गांव और शहर के बीच जो डिजिटल अंतराल था कि गांव के लोग कम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर के ज़्यादा कर, वो कम हुआ है। तो जो डिजिटल गैप है वो कम बढ़ी है। भारत के अंदर डिजिटल जागरूकता का विकास हुआ है। कम पढ़े लिखे लोग भी इन एप्लीकेशंस के प्रयोग करके डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी जान रहे हैं। सोशल इंक्लूजन भी बढ़ा है। हम देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में वहाँ बिना गए भी उनकी आदतें, उनके व्यवहार, उनके बारे में हम जानते हैं, हम उसके बारे में परिचित हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है। पहले वो जो लोग हर काम कैश में करते थे वो अलग अलग एप्लीकेशंस, जो फाइनेंस के जो अलग अलग लेन देन वाले एप्लीकेशन है, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, इन अन्य प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से डिजिटल इंक्लूजन बढ़ा है। लोग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हो, इससे भारत सरकार का टैक्स बेस भी बढ़ा है। भारत की सरकार को पहले की तुलना में और अधिक टैक्स आ रहा है। एक और बड़ी सकारात्मक बात हुई है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका लोकतांत्रिकरण। पहले लोग अपनी बोलने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए इंतजार करते थे कि हमें कोई मंच मिले, कोई टीवी चैनल मिले, कोई प्रोग्राम मिले, कोई न्यूज़पेपर मिले, कोई पत्रिका मिले, लेकिन अब उसकी बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी। लोग अपनी बात को खुलकर इन अलग अलग मंचों पे कह रहे हैं और अगर उनकी बात अच्छी है तो उसको रिकॉग्नाइज और पहचान भी मिल रहा है। लेकिन सिर्फ फायदे नहीं है, इसके नुकसान भी है। पहला नुकसान तो ये है कि हम भारतीय लोग बिना सोचे समझे इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत हो तो भी, हमारी ज़रूरत ना हो तो भी हम इन एप्लीकेशन के मूल फीचर को नहीं जानते, सिर्फ आदतों के वशीभूत हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके कारण इस देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहता है कि भारत में साइबर फ्रॉड एक नई चुनौती है, एक नया खतरनाक ट्रेंड है। डिजिटल अरेस्ट हो, साइबर फ्रॉड हो, चीटिंग हो, धोखाधड़ी हो, तेजी से इनका विकास हुआ है। और इसके टारगेट वो लोग ज़्यादा होते हैं जो इन एप्लीकेशन के बारे में कम जानते हैं, फ्लो में उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे वृद्ध दंपति लोग, पुराने जनरेशन के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर वर्ग, महिलाएं वर्ग, वो वर्ग जो कम जागरूक है वो इन चीज़ का शिकार हो रहा है। दूसरा जो इसका नुकसान है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 91% हमारा रेवेन्यू इस देश से बाहर जा रहा है। यानी कि हम अपना पैसा विदेशों को दे रहे हैं इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और इनका इस्तेमाल कर ले। क्योंकि ये एप्लीकेशन हमारे देश में कम है, कम पब्लिश होते हैं, हमारा इनोवेशन इसके अंदर कम है, हमारे लोग इसमें कम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे देश का पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी और खतरनाक ट्रेंड है वो है डेटा के बारे में। आज 21वीं शताब्दी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अगर कोई पावर है तो वो पावर है डेटा। आज दुनिया की इकोनॉमी डेटा ड्रिवन है। आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब डेटा है। और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपसे तरह तरह के डेटा लेते हैं। आपकी उम्र क्या है, आपकी आदतें क्या है, आप कहाँ रहते हैं, परमानेंट कहाँ रहते हैं, टेम्परेरी क्या रहते हैं, आपके रिश्तेदार कौन है, नातेदार कौन है, आपके हैबिट क्या है, आपके अंदर बीमारी कौन कौन सी है, कोई मेडिकल इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये सारे डेटा आप जाने अनजाने भरकर आप उनको डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। और फिर उस डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापन के लिए किया जाता है। फिर उस डेटा का इस्तेमाल आपको हैबिचुअल यानी आदी बनाने के लिए किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। आप मानसिक रूप से धीरे धीरे अक्षम होते चले जाते हैं। आप वही सोचते हैं जो वो एप्लीकेशन आपसे सोचवाना चाहते हैं। इस प्रकार आपका ओपिनियन मेकर, जो आप ओपिनियन अपना बनाते, वो आपका ओपिनियन अब पहले से ही डिजाइंड ओपिनियन है और इसका इस्तेमाल इस देश को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। लगभग 25% हमारा जो कुल समय है वो स्क्रीन टाइम के रूप में जा रहा है। और जब आप डेटा दे चुके हैं, स्क्रीन टाइम दे चुके हैं, तो जो व्यक्ति जिसके पास डेटा है वो आपकी आदतों के आधार पे आपके अंदर अपनी ओपिनियन को फीड कर रहा है। जैसे आपने राघव चड्ढा का प्रकरण देखा होगा कि किस तरीके से पीआर करके उन्होंने ये सारा काम किया। आपके इस दिए गए डेटा का इस्तेमाल मुश्किल समय में साइकोलॉजिकल वॉर के लिए किया जाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देखा आपने कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक वॉर किया गया। आप अभी वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के बारे में देखिए कि किस तरीके से उन डेटा का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक लड़ाई के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर, आपकी आदतों के आधार पर देश के अंदर विभाजन पैदा करने की कोशिश की जाती है। देश के अंदर बाहर से लोग अलग अलग नाम से आईडी चलाकर देश के अंदर विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। सामने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। इसका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आपकी ओपिनियन को शेप किया जाता है। आप जो सोच रहे हैं वो आपका अपना विचार ना होके ये उनका विचार हो जाता है जो बाहर बैठकर ऐसा सोचवाना चाहते हैं। फिर मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन तैयार किए जाते हैं और इस मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन से मैन्युफैक्चर्ड जनमत तैयार किया जाता है। ऐसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है।
हमें इसके बारे में सचेत रहना। फिर ऐसे में रास्ता क्या है हमारे पास? फायदे भी हैं, नुकसान भी। करें क्या? पहला काम ये करें कि सारे एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। आपको जो लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में पब्लिक ओपिनियन ठीक है, आप उन्हीं एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सारे एप्लीकेशन धड़ल्ले से डाउनलोड ना करें। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो जो डेटा मांगा जाता है उन डेटा को देने में कंजूसी बरतें। सारे डेटा देने की जरूरत नहीं है। आप ओके ओके करके सारा परमिशन करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े सचेत रूप में अपने ओपिनियन, अपने डेटा को वहां पे देना है। तीसरी बात, आप अपनी निजी सूचना को कम से कम साझा करें। अपने दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, मेडिकल हिस्ट्री, बहुत जरूरी नहीं है कि सारी सूचनाएं साझा की जाए। इसके बारे में हमें सचेत रहना होगा। चौथी बात जो सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए, देश के अंदर स्वदेशी एप्लीकेशन को विकसित करने का माहौल तैयार करना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटीज, इसके लिए एकेडमिक्स जगत और इंडस्ट्री जगत और गवर्नमेंट तीनों मिलकर काम करें और स्वदेशी एप्लीकेशन का विकास करें। चौथी बात जो सरकार के स्तर पर ही की जानी चाहिए वो ये कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल को, डेटा प्रोटेक्शन के लॉ को मजबूती से, ट्रांसपेरेंटली लागू करे। कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। देश का डेटा देश के अंदर ही स्टोर हो और फिर उसका अलग अलग कारणों से उसका प्रयोग न किया जाए कि अगर सरकार उसको अपने लिए चुनाव मैनेजमेंट के लिए प्रयोग करे। नहीं, आप देखते होंगे कितने सारे स्पैम कॉल दिन भर में आते हैं, कितनी संख्या बढ़ गई है स्पैम कॉल आने, दिन भर में 40-50 कॉल आ जाते हैं। आखिर उनको ये सारे हमारे नंबर कहाँ से मिलते हैं? हमारे बारे में इतनी सूचना कहाँ से मिलते हैं? कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन। पांचवी बात, हमें स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। आप कम से कम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें, कम से कम मोबाइल और अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल करें जितना हो सके। आपके इस स्क्रीन टाइम के कारण आप एक तरीके से मानसिक रूप से पंगु होते जा रहे हैं। आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जा रही है और इसके बारे में एक वीडियो मैंने जो बनाया है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंटल रेगुलेशन हो, आप नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो शायद हम इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते। इस वीडियो में हमने जाना कि फिक्की और ईवाई की जो नई सोशल मीडिया और मीडिया एंटरटेनमेंट जगत पे जो रिपोर्ट आई है उसके अलग अलग फाइंडिंग्स क्या है। हमने ये भी जाना, हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो अधिकांश एप्लीकेशन है वो भारत के नहीं है, विदेशी है, जिसके कारण हमारा पैसा देश से बाहर जा रहा है, हमारा डेटा देश से बाहर जा रहा है और वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमने ये भी जाना कि इन एप्लीकेशन ने किस तरीके से डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाया है। हमने ये भी जाना कि आखिर कौन कौन से उपाय करके, जैसे कि स्वदेशी एप्लीकेशन विकसित करके, डेटा को नियंत्रित करके, पेरेंटल कंट्रोल करके, स्क्रीन टाइम कम करके हम अपनी इन आदतों से बच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।